गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल डोगरा स्पीक्स। आज हमारे पास एक बहुत ही लेजेंड हैं जम्मू के मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल, रिटायर्ड एवीएसएम, और वो आज हमसे आप बात करेंगे डोगरों के बारे में। बेसिकली प्रॉब्लम हमारी ये है कि डोगराज जो हैं उनके अगेंस्ट एक कैंपेन शुरू हो गया था, आई वुड से 1931 से। बहुत ये ओवर्ट रूप से बाहर आया था। वैसे अंग्रेज़ों की ग्रेट गेम तो उसके पहले भी चल रही थी, परंतु उस वक्त के जो इवेंट्स थे 1947 तक या उसके बाद, उसमें कैसे कैसे डोगरों का जो कैरेक्टर या उनका जो एक वजूद था उसको कैसे ख़त्म किया गया, एक बहुत ही प्लान्ड और प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी के तहत, उसके बारे में हम जानेंगे मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जम्वाल से, जो इस वक्त 96 ईयर्स ओल्ड हैं और उन्होंने ये सारे इवेंट्स अपनी आंखों से खुद देखे हैं। यानी कि उन्होंने ये सारे इवेंट्स जो हैं वो जिए हैं उनको। और वो उस वक्त एक महाराजा की फौज में न्यूली कमीशनड ऑफिसर थे। उसके बाद वो एडीसी भी रहे, डॉक्टर करण सिंह के, जो उस वक्त सदर रियासत थे और गवर्नर थे। तो इसलिए वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, और उनकी बहुत सारी रिसर्च जो उन्होंने इतने साल करी है और उसके बारे में क्या देखा है, और वो डोगराज की जो वजूद का जो खात्मा किया जा रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। वेलकम टू यू सर, मेजर जनरल गोवर्धन सिंह जी, आपका स्वागत है चैनल के ऊपर। थैंक यू। तो आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे, पहले आप हमें अपना पर्सपेक्टिव बताइए कि जो इस वक्त आज डोगरा आइडेंटिटी है, या हम थोड़ा जा रहे हैं अपने एकदम अपना वजूद खत्म होता जा रहा है, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, आप उनको कैसे देखते हैं और उनको उनका उसका क्या हिस्ट्री है, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। आई थिंक बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि मैं भी कई दिनों से यही सोच रहा था कि बावजूद इतनी कोशिश करने के बावजूद इसके कि इस वक्त मीडिया इतना स्ट्रांग है, पढ़ने को इतना कुछ अवेलेबल है जो हमने तो कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं, फिर भी हमें अपनी हिस्ट्री का पता नहीं है। ये तो बहुत सीरियस क्वेश्चन है कि हमारे बुज़ुर्गों ने कमाल किया हुआ है। ये रियासत जो बनी है, हम लोगों ने, मेरे बुज़ुर्गों ने, आपके बुज़ुर्गों ने 150 साल पहले, 250 साल पहले हिंदुस्तान की 565 रियासत में सबसे बड़ी रियासत और सबसे खतरनाक जगह में, ट्रांस बॉर्डर्स, ट्रांस हिमालयाज, हाई आल्टीट्यूड्स, सड़क कोई नहीं, 5 दुश्मन देश, वहाँ पर एक मोस्ट स्ट्रेटजिक स्टेट बना दी। वो कौन लोग थे? जनरल जोरावर सिंह, महाराज गुलाब सिंह के साथ स्टार्ट हुए, जनरल बाज सिंह जैसे, जिन्होंने चित्राल जैसे इलाका को, जिसमें रशिया इंटरेस्टेड था, अंग्रेज इंटरेस्टेड थे, जिसकी वजह से अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो जिसकी वजह से अंग्रेज हमारे डोगरा खानदान, शाही खानदान के पीछे पड़ा रहा, क्योंकि इनके पास कोहिनूर था। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो कोहिनूर से कम नहीं है। बिल्कुल। और वो डोगरा के पास था, और क्रिएट डोगरा ने किया था, उनको विरसे में नहीं मिला, और अंग्रेज जानते थे इसका मतलब क्या है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने चालाकी करके, डिवाइड एंड रूल करके, सब दुनिया से गंदी हरकतें करके ये हिंदुस्तान का एम्पायर बनाई थी, और वो बढ़ते जा रहे थे। बढ़ते बढ़ते जब वो जम्मू कश्मीर में पहुँचे तो रुक गए। उसकी 2 वजह थी। एक तो टेरेन बहुत डिफिकल्ट, अनडेवलप्ड, कोई सड़क नहीं, कोई कुछ नहीं। दूसरा, दुश्मन, बाकी हिंदुस्तान में दुश्मन है नहीं, उधर हिमालय, उधर समुद्र, एक नॉर्थ वेस्ट था, उसमें भी वो मार खा रहे थे। अफगानिस्तान में मार खाई तो बचाया किसने? हमारे गुलाब सिंह। और फिर जब उन्होंने इधर देखा, हमारे गुलाब सिंह की तरफ, तो उन्होंने देखा कि डोगरा ने कमाल किया हुआ है। 22 रियासतें, बल्तिस्तान की जो खतरनाक इलाका है, हाई अल्टीट्यूड इलाका है, और रशिया और चाइना से मिलता है।
वो हमारे गुलाब सिंह ने और हमारे रणवीर सिंह ने संभाल के रखा और आगे गए तो लद्दाख पकड़ा हुआ है, और आगे तिब्बत इनके पास, वहाँ से सारी रूल है, सब हाई अल्टीट्यूड एरियाज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं, सिल्क रूट इनके पास है, कहाँ तक जा रहा है। तो आई थिंक इससे उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि डोगरा रियासत को हमने गलती से थोड़ी भी जो आज़ादी दे दी है वो गलती हो गई है। मेरे ख्याल में ये पार्लियामेंट में भी उठा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, बिल्कुल। ईस्ट इंडिया के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के और खिलाफ। 1931 में तो फिर एक्सपोज हो गया सब कुछ। हाँ जी। इसके बारे में हमारे डोगरास नहीं जानते, इसकी मैं रिसर्च कर रहा था, अभी मेरी समझ आया। तो ये नहीं जानने का कारण क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई, वही बताता हूँ किसी ने बात नहीं की, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई, कोई कहानी नहीं सुनाई गई। एंड यू विल अंडरस्टैंड दिस एज ए सोल्जर। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को ये समझाएं। मैं अपने पर लगाता हूँ, मेरी अब उम्र 96 साल वो 100 साल होने वाली। मैंने महाराजा हरि सिंह जी का राज 20 साल देखा है, 47 से पहले, आज़ादी से पहले। उन्होंने मुझे कमीशन दिया, और उन दिनों पता आपको कि जब भी आप ध्यान की IAS की या अपने आर्मी कोर्सेज की तैयारी करते हो, कितनी करंट अफेयर्स, कितनी अखबारें, कितनी रेडियो। तो हम तो 2 साल पूरा 47 पढ़ते ही रहे। बिल्कुल। उस वक्त तो रेडियो ही रेडियो था, पेपर थोड़े थे, टीवी था नहीं। और महाराजा हरि सिंह, इंटरव्यू होती थी, महाराजा हरि सिंह बैठे थे, कॉक प्राइम मिनिस्टर बैठते थे, और जनरल स्कॉट सवाल पूछते थे। क्या सवाल पूछते? तो हम पूरी जेल के रियासत की पूरी कहानी तो हमारे साथ बैठे होते थे, बिल्कुल स्टडी करके जाते थे। मटीरियल नहीं था, मिलता नहीं। गांव में भी जहाँ किसी को कुछ पता नहीं, यू विल बी सरप्राइज्ड। अब ये रीज़न है कि मैं BA तक गांव में एक दिन किसी ने आके नहीं कहा कि आपने क्या पढ़ा है, या कोई पूछा नहीं कि पास हो रहे हो, फेल हो रहे हो। लेकिन पढ़ने लिखने की कोई प्रथा नहीं थी, या कोई एनवायरनमेंट नहीं थी यहाँ पे, बिल्कुल नहीं थी। उसकी वजह से डोगरों को मार खानी पड़ी। और वो सीधे सिपाही भर्ती हो जाते थे, हर एक आदमी सिपाही बन रहा, क्योंकि एजुकेशन का भी कोई 5वीं भी काफ़ी थी, एक दफ़ा नहीं भी थी। जनरल बाज सिंह अनपढ़ थे, जनरल जोरावर सिंह अनपढ़ थे, महाराज गुलाब सिंह खुद अनपढ़ थे। तो पढ़ाई की जॉब के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, सिर्फ ये है कि अच्छा गुलाब सिंह क्या है, कमाल किया, उसी से देखो कुछ नहीं पड़े। बैटल ऑफ घूमट में उन्होंने जो काम किया, घूमट में जो जंप करके जो सर काटे, उसी से वो महाराजा बन गए। तो फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो फिर दूसरी बात है ना। तो मैं समझता हूँ इसी मिसाल को लेके हम चलते थे। बाज सिंह तो मेरे गांव के थे, राजेंद्र सिंह तो मेरे गांव के थे, हालांकि वो पढ़े लिखे थे, पंजाब में पढ़े, और उन्होंने BA वहाँ की, और BA ऑलमोस्ट हाई मार्क्स, टॉपर थे। बट बाकी उनकी फैमिली में कोई प्रोडक्ट नहीं था, 7-8 उनके अंकल्स वगैरह थे, सब फौज में। तो ये वजह एक बनी कि जॉब मिल जाती थी बिना पढ़े, और जिसको बिना पढ़े जॉब मिल गए उसको पढ़ाई का शौक नहीं बनता, फिर वो अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाता। फिर उसकी फैमिली में कौन बच्चे को पूछेगा तुम्हारे कितने मार्क्स आए, कैसे कर रहे हो सॉल्व। जो कश्मीरी पंडित फैमिली में मैंने देखा, वो तो रोज़ रोज़ की बात होती है, हमारे तो 20 साल में नहीं कभी बात की किसी ने। ये वजह है कि हमने हिस्ट्री पढ़ी नहीं, लिखी नहीं, मगर हिस्ट्री बनाई। तो सर ये जो हिस्ट्री हमने बनाई डोगरों ने, उसके बाद जब इवेंट्स चले, स्पेशली 1931 में जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है और साथ में शेख अब्दुल्ला का इस सीन पे आने का टाइम बना है,
वहाँ से लेकर के डोगरों के अगेंस्ट जो सिस्टमेटिक एक कॉन्स्पिरेसी चलती रही उनको ख़त्म करने की टिल 1947, जब तक हमने महाराजा हरि सिंह को एग्जाइल नहीं कर दिया, तब तक के इवेंट्स के बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को हाँ, बताइए। ये बहुत अच्छा आपने मुझे पूछा भी, और इसके साथ मुझे ये भी ख्याल आया कि इसके बारे में हमें अब कुछ करना चाहिए। ये हिस्ट्री थोड़ी सी है, 47 से आगे ही सही, दो पीरियड है हमारी हिस्ट्री के, वैसे 3 पीरियड है। एक इज बिफोर महाराजा गुलाब सिंह, दैट इज प्योरली एंशिएंट डोगराइज। सेकंड इज महाराजा गुलाब सिंह, जनरल जोरावर सिंह, अनवर्ड रणबीर सिंह और जनरल बाज सिंह एंड द लास्ट महाराजा हरि सिंह एंड ब्रिगेडियर राजेंद्र। ये 3 पर्सनालिटीज हैं। दिस स्पैन द पीरियड ऑफ अबाउट 101 years 101 years प्लस यू कैन से another 46 से पहले 20 साल, सो 120 years। ये रेजिमेंट जो मेरी जो जम्मू एंड कश्मीर राइफल है, ये महाराजा गुलाब सिंह ने 1820 में बनाई थी। इसको हम डोगरा इन्फेंट्री बोलते हैं। हाँ, डोगरा रेजिमेंट थी, डोगरा डोगरा फोर्स थी। 224 साल हो गए। ये 224 साल की हिस्ट्री बहुत बात है, मैंने लिखी है, अभी भी इसकी एक छोटी बुकलेट बना दी है। मैं सोच रहा हूँ ये बुकलेट आपको देता हूँ, मैं इसके कोई चैप्टर्स करके या इनको NCERT को भी भेजें, और क्योंकि ये बड़ी इम्पोर्टेंट स्टेट है हमारे देखिए, आपके मुल्क के लिए। कहने के मुताबिक इंडियन आर्मी सारी इसी में फंसी हुई है, स्कूल करिकुलम में भी इसमें आना आना चाहिए। चाहिए। और साथ में इंडियन आर्मी के जो प्रमोशन एग्जाम्स हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे उसमें हम सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अंग्रेज़ों की हिस्ट्रियाँ, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वगैरह पढ़ते हैं, उसकी जगह से इन हाई ऑल्टीट्यूड के जो असली लेसन्स जनरल जोरावर ने निकालने हैं वो तो आपको यहाँ मिलेंगे। और देखो, मैं आर्मी में जब आई वॉज इन चार्ज द प्रमोशन एग्जामिनेशंस, स्टाफ का एग्जामिनेशंस, सारा सिलेबस मैं ही बनाता था। इंडियन था ही कुछ नहीं, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ो, यूरोपियन वॉर पढ़ो, अंग्रेज़ों का पढ़ो, मिडिल ईस्ट का पढ़ो, इंडिया का कुछ नहीं। तो मैं उस वक्त भी हम सोचते थे, जनरल जोरावर का पता ही नहीं था किसी को। आज दिन तक राजेंद्र सिंह के ऊपर मैंने एक किताब लिखी है, एक किताब भी नहीं लिखी है जिसको हम सेवियर ऑफ कश्मीर, आज कश्मीर हमारे पास है तो सिर्फ ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह और वो 100 डोगरा जो उसके, जिसको बीपी मेनन ने कहा है कि दीज बैटल्स ऑफ द झेलम वैली फ्रॉम मुजफ्फराबाद, घड़ी, उड़ी टू बारामूला आर नो लेस देन द बैटल्स ऑफ थर्मोपल्ली। तो जब वीपी मेनन जैसा ये कह गया, श्रीनगर जाके देख के कहा, उसने किताब पढ़ के नहीं कहा, हमने फिर भी कुछ नहीं किया। उसका एक रीज़न है, और वो रीज़न अभी भी हम उसका हल नहीं कर पाए। वो रीज़न सिर्फ महाराजा हरि सिंह था और अंग्रेज थे। वो कहानी हमें अब स्टडी करनी है। आपने ठीक है 1931 का इशारा किया, ये सब कुछ 1931 से ही शुरू। पर एक बात सर, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा टोकना चाहूँगा कि अगर हम कहते हैं कि कश्मीर भारत का मुकुट है और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमारा मुकुट है या हमारा कोहिनूर है, तो ये तो सारे भारतीय कहते हैं, जगह जगह हिंदुस्तान में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, पूरे इंडिया में। तो फिर इस चीज़ को कैसे हुआ ये बाकी लोग इसको जानने की कोशिश क्यों नहीं करते, या ये चीज़ बाहर आती क्यों नहीं कि भाई क्या कुर्बानियाँ दी थी ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने कि 6000 आदमियों को रोक कर रखा, 5 दिन सिर्फ एक स्ट्रेच ऑफ रोड जो 6-7 घंटे में कवर किया जा सकता था 100 आदमियों के साथ, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज। तो ये सब चीज़ें बाहर क्यों नहीं आती सर? You were a professor, you have done doctorates, I have done nothing. But I know the reason. And the reason is कि हमें रूट्स का पता नहीं। यानी कि डोगरों को रूट्स का पता नहीं। डोगरों को रूट्स का पता नहीं है, हमें 1931 का पता ही नहीं है, क्योंकि लिखा नहीं है। और हम तो 1931 में मार्टियर्स डे मनाते थे, छुट्टी करते थे, जहाँ पे डोगरों का मैसेकर हुआ। ये 1931 डोगरों का मैसेकर हुआ और हम उसकी छुट्टी मना रहे हैं। देखो, और 1931 में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके महाराजा हरि सिंह को उन्होंने चेयरमैन बनाया 600 प्रिंसेस का।
चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का चेयरमैन। कि वो कहेंगे कि अभी हम तैयार नहीं हैं, 20-25 साल 50 साल और ठहरो, फिर हम तैयार हो जाएंगे। आज़ादी के लिए तैयार नहीं है, तैयार हो नहीं, भारत अभी आज़ादी के लिए तैयार नहीं तैयार नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, उसने कहा ये तो हमारा मुल्क है, महाराजा हरि सिंह ने आप तो अग्रेसर हो, आपको तो जाना ही है, जल्दी जाओ। What he said was this in a different way. बस उसी दिन से जम्मू एंड कश्मीर, महाराजा हरि सिंह अंडर स्ट्रेस। और अभी तक महाराजा हरि सिंह को वो ग्रूम कर रहे थे जब से वो पैदा हुए थे, उनकी स्कूलिंग सब कुछ अंग्रेज अपने अपने कंट्रोल में रखे। Another point. वो चाहते थे कि वो उनके व्यू पॉइंट से तरफ They सोचे। prepared Maharaja Hरि Singh for extending their rule to the 600 princely states. That was their strategy, and they put him under the best of education, trying to convert him into their thinking. You know, many princes even became Christian, Absolutely. and they married British, Anglo-Indian, many Anglo-Indians. So their aim was to convert Maharaja Hri Singh into an Englishman, some kind of a Anglo type. ताकि वो उनकी लाइन टो करे, जैसा वो हाँ, बोले हाँ में हाँ मिलाएं। Because they knew that J&K state is going to be and was the most Strategic from security as well as commercial point of view. future wars Future with wars. Russia. Russia was their permanent enemy, China. So they knew everything. And the 47 war, or the events leading from 1931 to 47, 16 saal, it is nothing but anti-Maharaja Hri Singh. Absolutely. Nothing but anti-Maharaja Hri Singh. Remove Maharaja Hri Singh, you have no problem. And not only Maharaja Hri Singh, unfortunately, Sheikh exploited him. Sheikh was a बट शेख को प्रमोट भी तो अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों ने किया, अंग्रेजों ने किया, जैसे वो 31 के जो राइट्स थे, बल्कि प्रमोशन से पहले उसको एक्साइट किया, साइड किया। उसको तैयार किया, फिर उसकी मदद की। और उसमें एक और भी रीज़न था कि वो महाराजा हरि सिंह जो वो महाराजा हरि सिंह को सबड्यू करने में तरीके इस्तेमाल करते थे, वो आगे ही जान चुका था। और वो घबरा गए थे अंग्रेज कि इसको कैसे ठीक करें। तो उन्होंने कहा कि इसकी स्टेट ख़त्म करके ही ठीक हो सकता है। फिर आखिर जब वो 31 से 47 16 साल तक नहीं उसको दबा सके, तो फिर वो काम किया उन्होंने, फिजिकल अटैक करवा दिया। और ये फिजिकल अटैक का जो ऑफ ऑर्डर था वो पहले ही बना हुआ था, सब 18 अगस्त को साइन हो गया था, 18 अगस्त को साइन। वो अगर आप पढ़ो ये ऑपरेशन गुलमर्ग, वो तो बाय सेल्फ स्टोरी। अभी आप हैरान ये होंगे कि वो सारा कुछ हमारे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑपरेशंस रिटन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और 65 में मैं 63 में जब मैं दिल्ली में था एमटी, तो ये किताब तैयार हो गई थी। हम थोड़ा थोड़ा आइडिया पर बाहर नहीं बताते थे, बड़े अच्छे लिखने वाले थे, वे ऑल PhD टाइप्स, मगर रिलीज नहीं करी क्योंकि वो नेहरू के खिलाफ थी। बिकॉज वो किताब एक्चुअली जो थी वो जो ऑपरेशन की स्ट्रिप्स आती थी, सिचुएशन रिपोर्ट्स डेली, उसके हिसाब से बनाई हुई थी ना, सब बनी थी और करेक्ट थी, बिल्कुल। एक्यूरेट थी, बिल्कुल। पर वो पब्लिश नहीं करी। और मैं 84 में रिटायर हो गया, तब तक पब्लिश नहीं हुई। 87 में पब्लिश हुई। 87 में पब्लिश हुई और पब्लिश होके बंद कर दी, किसी को नहीं बताई। मैं एक दिन 2009 में कहीं लाइब्रेरी में गया, तो वहाँ एक कॉर्नर में पड़ी हुई देखी, मैं हैरान हो गया। मैंने पढ़ी उसको, मैंने कहा माय गॉड, इसमें तो सब सच्चाई लिखी हुई है। पर आपने सवाल पूछा कि किसी को पता क्यों नहीं। मैं आपको अभी बात सुनाता हूँ, 2-3 साल की। हमारे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ विजिट पर आए, वी सिटिंग टुगेदर ओवर लंच। तो मैंने उनसे कहा
General, there's a beautiful book, History of J&K Operations, 1947-48. Beautifully written. One of the best, like the good old war, like Little Heart used to write. So, Manika, have you seen this book already? He said, no. Look at this. Vice Chief of Army Staff Vice doesn't know Chief about of it. the Army Staff, And serving, it is an army publication of Ministry of Defence. serving, and only 5 years back. Okay. He didn't know this. Then I told him. तो ये थी ऐसा क्यों हुआ? No, you are a very senior officer of the army. You know ये कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली रिलीज नहीं करी. बिल्कुल सर. अब जब ये मैंने भी शोर पाया था इधर, तो अब उन्होंने 2005 में उसको रीप्रिंट करा. रिप्रिंट करके अब पब्लिश किया है. आई विश whole of this country reads this book, then they will understand कि ये सारा जम्मू कश्मीर और इंडो पाकिस्तान रिलेशंस एंड अल्टीमेटली इंडो चाइना रिलेशंस एंड ये सारा वहीं से निकला है सब कुछ. तो बेसिकली J&K स्टेट जो थी एज पर इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया था, उसमें हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, इधर ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान, बेस्ड ऑन योर कंटिग्यूटी और मे बी रिलीजियस की तो कहीं बात हुई नहीं थी. तो परंतु अंग्रेज क्यों चाहते थे कि ये जम्मू कश्मीर स्टेट है ये पाकिस्तान के पास ही जाए और इंडिया के पास ना जाए, और उसके लिए उन्होंने जो इतनी सारी कॉन्स्पिरेसी करी. और अगर आपको याद हो, आपके टाइम पे गांधी जी भी आए थे महाराजा हरि सिंह को कन्विंस करने, फिर लॉर्ड माउंटबेटन भी आए कन्विंस करने. तो उस वक्त क्या बातें हुई और क्यों चाहते थे, ये ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइए. मैं उधर ही था और मैंने गांधी जी का दर्शन भी वहीं किए पहली बार, बल्कि मुझे मौका मिला, मैं बिल्कुल पाँव के साथ बैठा हुआ था, प्रेयर मीटिंग करते थे. उन्होंने भी महाराजा हरि सिंह से बात की. उन्होंने महाराजा हरि सिंह को ये समझाया कि आप कश्मीरियों को आज़ादी दे दो. मतलब उस वक्त तक भी वो महाराजा हरि सिंह को ही कसूरवार समझा रहे थे. और ये था शायद अगस्त के करीब, 15 अगस्त से पहले की, जून जुलाई की शायद बात है, महीना रह गया था. तो दे वर प्रेसिंग के महाराजा हरि सिंह शेख अब्दुल्ला को आज़ाद कर दे, पावर उनको हैंड ओवर जो कुछ करना वो करे, मोनार्की खत्म प्राइम मिनिस्टर बना दे. तो महाराजा हरि सिंह जी का ये विचार था, वो मैं आपको सुनाता हूँ, बिकॉज मैं जानता भी हूँ. मैं 3 साल उसी पैलेस में महाराजा डॉक्टर करण सिंह जी के साथ ऋषि भी रहा, बड़े मौके मिले सबसे बात करने का. और मैं उसी में 1 महीना महाराजा हरि सिंह जी के पास भी रहा जाके बॉम्बे में. उनको एग्जाइल कर दिया हुआ था, बोलते नहीं थे वो, और कभी किसी से शिकायत नहीं करी. मेरे सामने 1 महीना, 1 दिन, 1 बार उन्होंने शेख या नेहरू के खिलाफ नहीं बोला, क्योंकि वो सोचते अगर ऐसा बोलूँगा शायद हो सकता है मेरी रियासत को यूनाइटेड नेशन में कोई डैमेज हो जाए. कोई ये भी कभी बात नहीं. एक लेटर लिखा था उन्होंने प्रेसिडेंट को, उसमें सब बात लिख दी थी. हाँ, वो लेटर पब्लिक डोमेन में है, किताबों में हाँ पब्लिश वो है किताब मैंने में, पढ़ा है. किताबें काफ़ी आ गई हैं, तब तक किताब भी कोई नहीं थी. पर मैं ये समझता हूँ कि अगर ये ज्यादती नहीं करी होती नेहरू और शेख ने, और महाराजा हरि सिंह को अगर जिस तरह मैसूर वालों को उनको प्रमुख बना दिया, इनको भी बनाया, राजप्रमुख बनाया, था, कुछ नहीं होना था. पब्लिक रिस्पेक्टेड इनका. ये तो सब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने, पहले पॉलिटिक्स नहीं होती थी, ये तो 47 के बाद ही ज़्यादा हुई, 39 के बाद फर्स्ट. तो उन्होंने क्विट इंडिया भी शुरू कर दिया बाद में. क्विट इंडिया मेंट क्विट कश्मीर. पहले क्विट Quit इंडिया India मेंट 1942. देयर वाज दी कांग्रेस. 1942. शेख ने तो कह नहीं सकता था क्विट का, यहाँ अंग्रेज तो थे नहीं. उन्होंने बोला क्विट डोगरा, डोगरा कश्मीर, क्विट कश्मीर, कश्मीर खाली करो. आपस में ही लड़ गए. तो ये बड़ी गलत बात हुई, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर आज तक सफ़र कर रही है. और पता नहीं अभी भी कब तक हम फंसे हुए हैं. सर हमें जो लॉर्ड माउंटबेटन की विजिट हुई थी, आई थिंक मई 47 में शायद,
उसका कुछ बारे में कुछ बताइए, और वो कैसे गुलमर्ग का प्लान कैसे बना, उसके बारे में कुछ व्यूअर्स को बताइए। हाँ, वो ऐसा था कि आपको पता है चर्चिल तो कभी नहीं चाहता था कि इंडिया आज़ाद हो, वो बड़ी अपनी लंबी कहानी है, मगर अमेरिका प्रेस कर रहा था क्योंकि अमेरिका हैड सफर्ड अंडर द ब्रिटिश देमसेल्व्स एंड दे हैड टू फाइट अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने अंग्रेज़ों को कहा कि अभी वक्त आ गया, छोड़ो, और ये नहीं छोड़ना चाहते थे। इस वजह पब्लिक के जरिया चर्चिल को हटा दिया और इटली आ गया। इटली वाज विद अमेरिका, गिव इंडिपेंडेंस, लेकिन चर्चिल नहीं मानता था। उसने बाहर रह के भी, इसमें जो उसका चीफ ऑफ स्टाफ था, जो उसकी पॉलिसी वाला था कि आज़ादी नहीं देनी, उसको माउंटबेटन के साथ भेज दिया। उसका कारण था कि जब चर्चिल प्राइम मिनिस्टर थे, वॉर कैबिनेट में थे, तो उन्होंने एक टॉप सीक्रेट लेटर लिखी हुई है, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एंड इंडियन कॉन्टिनेंट, एंड दैट इज आई थिंक 19 मई 1945। उसके हिसाब से उनको लगता है कि सिक्योरिटी जो है उसमें रशिया की तरफ से थ्रेट है। अगर उन्होंने ये इलाका छोड़ दिया तो रशिया को वार्म वाटर पोर्ट्स पे आ जाएगा और सारे इलाके पे कब्जा कर लेगा, और जितने भी वेस्ट एशिया के ऑयल फील्ड्स हैं, ऑयल वेल्स हैं, वो सारे के सारे रशिया यूजर्व कर जाएगा और इंग्लैंड को वहाँ से निकाल देगा। तो उस चीज़ को प्रोबेबली करने के लिए शायद वो चाहते थे। बिल्कुल, क्यों, इसीलिए तो उन्होंने 35 में दिल्ली ले ली, 35 में दिल की एजेंसी वापस ले फॉर 60 ईयर्स, और वो दी नहीं हमको वापस। 47 तक जब लड़ाई के लिए ली थी तो लड़ाई तो ख़त्म हो गई, और लड़ाई में रशिया वॉज एलाई, बिल्कुल नॉट अपने, फिर क्यों नहीं दी हमको? उनका आइडिया ये था कि अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर देनी नहीं है, इंडिया आज़ाद करना नहीं है, अगर करना पड़ तो इसको जरूर काट के रखना है, और काटना इस तरीके से है, वो जो नया मुल्क बनाए वो प्रो रशिया, ब्रिटिश। चाइना, इनके साथ, जिसमें जम्मू कश्मीर शामिल हो, ये ऐसा हम बनाएं, हम इनको गिफ्ट दें, सो दे विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू अस, और हमारे साथ रहें। ये प्लान थी, इस तरीके से ये बदला है सारा। लेकिन महाराज हरि सिंह ने, महाराज हरि सिंह वॉज वेरी श्रीव्ड। मैं तो कहता हूँ if he was born at a different time and in a different place, he would have been perhaps called विक्रमादित्य of India। अंग्रेज़ों ने उसको पढ़ाया, वो जैसे कहते हैं ना, बिल्ली को शेर ने पढ़ाया, शेर बिल्ली ने शेर को पढ़ाया और शेर बिल्ली को खाने आया। अंग्रेज़ों ने महाराजा हरि सिंह को ये तैयार किया कि ये बाकी महाराजाओं को भी दबाएगा और इंडिया, अंग्रेज़ों का राज चलता रहेगा। उसने उनका राज ही खत्म, सारे फ्रेंड्स अपने साथ कर दिए। इसका कोई क्रेडिट नहीं दिया महाराजा हरि सिंह को। चलो 47 तक नहीं दिया क्योंकि अंग्रेज़ों का राज था। जब वो चले जाते जाते वो अटैक करवा गए हमारे, 6 के 6 कमांडर इन चीफ अंग्रेज थे जिस दिन अटैक हुआ, बिल्कुल, और उनका सुप्रीम कमांडर आपका ले तो वही अंग्रेज था, और अनफॉर्चुनेटली माउंटबेटन भी रख लिया था। अगर माउंटबेटन नहीं रखा होता, वो राजा जी आगे होते, तो लड़ाई कुछ होना ही नहीं था। इतनी प्रॉब्लम्स फिर नहीं ये बढ़ी। मैं यहाँ तक गांधी जी भी गलती खा गए, नेहरू भी गलती खा गया, ये आम लोगों की जजमेंट में नहीं था। हम तो उस वक्त यंग अफसर थे, हमें भी इसकी कोई समझ नहीं थी, मगर कुछ लोग कहते थे कि ये अंग्रेज़ों ने करवाया है। बाद में जब हमने स्टडी किया, 100% अंग्रेज़ों ने करवाया। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि महाराजा हरि सिंह को एग्जाइल करना पड़ा? ये नेहरू और शेख अब्दुल्ला की क्या कॉन्स्पिरेसी थी कि महाराजा हरि सिंह को एग्जाइल कर दो? हाँ। अगर वो यहाँ रह जाते राज प्रमुख, तो उनको क्या तकलीफ होनी थी? ये तो शेख की 100% शेख की प्लानिंग थी कि क्यों वो समझता था कि महाराज हरि सिंह बहुत पॉपुलर महाराजा है, इफेक्टिव महाराजा है, और अगर वो, क्योंकि उनका तो ये जद्दी अपनी बनाई हुई रियासत थी, किसी ने थोड़ी दी हुई थी, तो वो अपने लोगों को, अपनी रियाया को, अपनी फैमिली, अपने बच्चे समझते थे।
मुझे याद है कहीं डिस्कशन में कोई हमें बात निकली ये, वो कहते थे उनके विचार के मुताबिक जम्मू कश्मीर, ये उन्होंने फैसला कर लिया हुआ था 47 से पहले। वो कई बातें बताते हैं कि एक स्वामी जी कहते हैं आपका झंडा लाहौर में है, वो ऐसे बकवास है। ये बहुत ज़्यादा समझदार थे पड़े। उन्होंने ये कहा कि मेरी रियासत में 70% मुसलमान है, 30% हिंदू, बौद्ध, जितनी सब मिला के। तो अगर मैं पाकिस्तान में जाऊं तो 70% तो ठीक है, मगर ये 30% तो वहाँ रहेंगे नहीं, दुखी हो जाएंगे, ये तो मर गए। जो एक्चुअली हो चुका है। और 70 में 10% वो हैं शिया, वो भी अल्टीमेटली खुश नहीं रहेंगे पाकिस्तान में। तो 40% तो नाखुश हो गए, 60% के लिए मैं पाकिस्तान चला जाऊँ। नहीं, पर 60% भी अगर आपको याद हो कि जब बॉर्डर्स ओपन थे ब्रिटिश इंडिया और जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह की, तो वो काफ़ी लोग यहाँ इंडिया में आते थे, अब JNK में आते थे, नौकरियाँ ले जाते थे। जो टॉप पोजीशंस हैं वो सब पंजाबी जो आते थे पाकिस्तान, पंजाब से, चाहे मुस्लिम हो हिंदू हो, तो वो ले जाते थे। तो उनको रोकने के लिए उन्होंने एक बार 1927 में एक प्रोक्लेमेशन दिया ना कि कौन यहाँ पे काम कर सकता है, लैंड खरीद सकता है। वो सिर्फ उसी के लिए रोकने के लिए था ना। उनको पता था कि अगर पाकिस्तान में मिलेंगे तो ये वाले इवन मुस्लिम्स भी जो है वो घाटे में रहेंगे, क्योंकि वहाँ वाले मुस्लिम ज़्यादा श्रूड हैं, वो इनको खा जाएंगे आगे। उसमें महाराजा हरि सिंह की बहुत सी समझ थी, क्योंकि महाराजा हरि सिंह खुद भी जानते थे, बहुत समझदार थे, पढ़े लिखे थे, स्टडी की थी। बट ही हैड वेरी गुड एडवाइजर्स। वो जहाँ जहाँ से भी उनको अच्छा आदमी मिलता उसको ले आते थे और एडवाइस लेते थे। उनको एडवाइस ये मिली थी कि किसी ना किसी तरीके से अंग्रेज़ों को मत आना देना, और अंग्रेज़ अगर एक बार घुस गया तो वो कंटोनमेंट बना लेगा, रेजिडेंसी बना लेगा, मकान बना लेगा, फिर तो वो कश्मीर तो वलायत बन जाएगी। वो तो ये प्रूव हो चुका था ना महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे। हाँ। कैसे उसने काउंसिल बनवा दी अंग्रेजों ने। फिर वो अमृत बाजार पत्रिका जो कलकत्ता में थी, हाँ, उनकी जो कॉन्स्पिरेसी थी उन महाराजा प्रताप सिंह को हटाने की, वो भी एक्सपोज हो गई। तो ये अंग्रेजों की हिस्ट्री तो पहले से ही चली आ रही थी। तो इस वास्ते उनकी एडवाइस के मुताबिक एक तो ये, दूसरा हमारे लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे, फॉरेन क्वालिफाइड भी नहीं थे, तो जो भी अच्छी जगह जॉब निकलती थी अगर वो वहाँ चलती गई तो लोकल्स को जगह नहीं मिलेगी। इस वास्ते उन्होंने ये स्टेट सब्जेक्ट एक्ट लाया, पर इसका बड़ा फ़ायदे हुए उस वक्त के अंग्रेज नहीं आए। उनका तो वो एक पता नहीं झंडा चढ़ा था, वो भी निकाल दिया उन्होंने। कहते ना कोई अंग्रेज आया था तो उसने जगह नहीं दी, फिर उसने पानी के बोट के ऊपर घर बनाया, जिससे अंग्रेजों का हाउस बोट्स आजकल जो चलते हैं अंग्रेज। बिल्कुल हाँ, ये भी हुआ। तो इस वास्ते महाराजा हरि सिंह, आपने पूछा कि उनको एग्जाइल क्यों हुआ, ये उनका विचार तो मैंने सुना दिया ना कि उनका 40% मुस्लिम, हिंदू एंड शिया पाकिस्तान में गए तो मर जाएंगे। मैं पाकिस्तान में नहीं कभी जाऊँगा, ये डिसीजन था उनका। अभी रहे 60% सुन्नी। उन्होंने कहा हिंदुस्तान में बहुत सुन्नी रह रहे हैं और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत लिबरल है, इनको वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, इस वास्ते आई वुड लाइक टू ज्वाइन इंडिया। ये डिसीजन हो गया। और 18 जुलाई को उन्होंने अपना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बत्रा नेहरू के पास भेजा। 18 जुलाई, ऑलमोस्ट ए मंथ बिफोर। ये सब गलत बोलते हैं, सब गलत बयानी है। मैंने इसको गूगल को भी और उसको भी पूछा, मैंने कहा भाई why Maharaja Hari Singh did not join or accede to India before 15th August 47? The answer came that perhaps he wanted to remain independent, which is a fallacy. Then I asked counter question. I said, don't you know that he sent his deputy prime minister Batra to Nehru for accession on 18th July, month before 15th August? Then he said, yes.
Nehru then sent him to Sheikh Sheikh Abdullah. That you go, come through Sheikh Abdullah and we will. बट उस वक्त शेख अब्दुल्ला की तो कोई पोजीशन थी नहीं. Now, on that day, Sheikh Abdullah was in prison for treason. प्रिजन Because he had risen 31 के बाद चलता ही रहा उसका ये काम डोगरों के खिलाफ, महाराजा हरि सिंह के खिलाफ वो बहुत बड़े बड़े प्रोसेशन फायरिंग. तो उस लिहाज से he was charged for treason, particularly after quit Kashmir. And how can Maharaja, the ruler, divine right of kings, who believed in divine right of kings, how could he go to his culprit that you represent me? तो नेहरू और शेख की आपस में ऐसी क्या गठबंधन था, उनका क्या रिलेशनशिप क्या थी इतनी वो स्पेशल? कहते हैं शायद कोई पीछे फैमिली की भी कोई बैकग्राउंड एक ही जैसे नेहरू हिमसेल्फ प्रोबब्ली फैमिली वाज मुस्लिम फैमिली बिफोर, एक तो वो भी थी. नेहरू हैड ए सॉफ्ट कॉर्नर फॉर मुस्लिम्स, नो डाउट. थर्ड, he was against Maharaja Hari Singh because in 46 Maharaja Hari Singh ने जब Nehru came to defend him in the court in 46, तो कोहाला में उनको उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप वापस चले जाओ, यू आर फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, व्हाई शुड यू गेट इन्वॉल्व इन दिस स्मॉल कोर्ट केसेस. तो उन्होंने थोड़ी नाराज़गी दिखाई और तब से और भी नाराज़ हो गई. तो उसके बाद 64 में I attended his funeral in fact myself from his house, which I remember. Then he had been completely broken after the Chinese attack, but he never reconciled. जब लोगों ने उसको बताया कि ये शेख अब्दुल्ला ने JNK स्टेट का केस तबाह कर दिया, तो उन्होंने कहा रिमूव. 1953 में रिमूव करके उसको जेल में भी डाल दिया, 5-6 साल जेल में रहा. फिर छोड़ा भी तो 22 साल, 64 में मर गया. फिर इंदिरा ने भी नहीं, उसको सबने इग्नोर किया. फिर पता नहीं क्या किया उसने दोबारा, ब्लंडर टू गेट हिम बैक. उसको ला करके प्राइम मिनिस्टर बना दिया और एक अलग से झंडा दे दिया, अलग से कॉन्स्टिट्यूशन दे दी. आई मीन उसके पीछे क्या क्या पॉलिसी थी नेहरू जी की? आई थिंक उस वक्त तो नेहरू वाज एंटी महाराजा, therefore एंटी डोगरा, and he thought Sheikh is the man who will get us the plebiscite, because unfortunately माउंटबेटन ने चर्चिल की विशेष के मुताबिक जो इसमें के थ्रू गाइड हो रहा था कि बाउंड्री बॉर्डर JNK स्टेट शुड नॉट गो टू इंडिया. और जब नहीं रोक पाए, इंडियन आर्मी ने कमाल किया. पहले तो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने कमाल किया. पहले तो ये स्टेट फोर्सेस की जो मेरी रेजिमेंट, महाराजा हरि सिंह की डोगरा रेजिमेंट थी, 800 पलटनें थी उस वक्त, एक कैवेलरी थी, 800 ही किलोमीटर बॉर्डर था. नाउ यू आर ए सोल्जर, इमेजिन करो एक बटालियन कवरिंग 100 किलोमीटर्स, 5 JNK, सूरज गुरखा इसको बोलते, फ्रॉम रावी लखनपुर टू बिम्बर, एक पलटन. ये फ्रंटेज एक पलटन कैसे कर सकते? और कितने अटैक इसमें हुए, और वो अटैक अगस्त में ही शुरू हो गए. 4 सितंबर को, 6 को ये सुचेतगढ़, बबिया, वो आगे हिरनगर अटैक हुए बड़े बड़े. मैं इधर मेरे घर तक पहुंच गई. रात को इतना फायर हुआ मेरे घर में, ऊपर टाक 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 टकडम टकडम टकडम, वो पुरानी गोली, hundreds of rounds. I have seen it on 10 September, 11 September. तो ये यहाँ डोगरों ने बचाया, एक सर्विसमैन ने बचाया. हर एक के पास वेपन था अपना, चाहे देसी था. फिर बाद में उन्होंने 2-2 हर
गांव में दो 3 नर्सरी दिए, वो बड़ा काम, कई साल। पाकिस्तान को पता कि डोगरों के पास अगर वेपन हो गए तो फिर बोले कौन से। फिर ये सड़क बनी, सड़क भी नहीं थी। सड़क किसने बनाई? डोगरों ने, लोकल ने। पठानकोट जम्मू दिन रात रावी से लेकर के जम्मू तक सड़क नहीं थी, बिना किसी पैसे के तो श्रमदान करके सड़क ये बनी। सब कुछ कहीं नहीं आया है। और ये अब लोग जानते हैं कि ये जो कॉरिडोर जिसको बोलते हैं, रावी टू जम्मू, रावी टू तवी, तभी से तो फिर ऊपर हो गए ना। रावी टू तवी इज 100 किलोमीटर्स, यू आर ओनली 5 to 10 किलोमीटर्स फ्रॉम पाकिस्तान। ये किसने संभाला? पाकिस्तान ने क्यों इधर हमला नहीं किया? डोगरा। उन्होंने कहा डोगरा फौज तो होगी, डोगरा जो फौजी एक्सर्विसमैन है, सिविलियन है, वो हमें कामयाब नहीं होना। ये पक्का मेरे पास प्रूफ है। डिस्कशन है हुई, और डिस्कशनें हमारे मुस्लिम अफसर जो मेरी पलटन में थे, मेरी रेजिमेंट थे, वो गए पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा मत ये गलती करना, बहुत सा पता, क्योंकि वो तो हमारे साथ 100 साल रहे थे। तो ये तो बात निकालता ही नहीं, पता ही नहीं क्यों नहीं, वही मैं कहा पता ही नहीं है हमारे डोगरा नौजवानों को। ये मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ नहीं पता है, क्योंकि लिखा कहीं नहीं है, हमने लिख नहीं पाए। ये भी बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि महाराजा हरि सिंह जम्मू में जो मुस्लिम्स थे उनके अगेंस्ट काफ़ी अत्याचार करे। तो अभी मुझे ये बताइए कि आपके उस वक्त 3 ब्रिगेड थे, और मेरे ख्याल में टोटल आपके पास 6 ब्रिगेडियर्स थे, इसमें से 4 मुस्लिम थे। तो अगर 4 मुस्लिम ब्रिगेडियर्स थे जो उस फौज को कमांड कर रहे थे, तो वो कैसे एंटी मुस्लिम हो सकती है? नहीं, ये तो सब प्रोपेगेंडा है। मैं खुद यहाँ था, जो जम्मू ब्रिगेड था उसका तो ब्रिगेडियर खुदा बख्श था, और वो गुज्जर था। उसके नाम पर अभी ये बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी टाइप बनाई हुई है उन्होंने, उसके बेटे कैबिनेट मिनिस्टर हमारे थे, और वो गुज्जर था, यहाँ सांबा था। जब ब्रिगेड कमांडर मुसलमान हो, तो उसके नीचे अफसर मुसलमान हो, जवान मुसलमान हो, और फिर पुलिस में 50% 30% मुस्लिम हो, यू थिंक दिस कैन हैपन? कहीं इक्का दुक्का हो सकता है। वो हुआ था, ये ऐसा हुआ था कि जब पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए thousands, और they were going to India because it was not safe to go through Pakistan. What the Muslims, Hindus did, from there they quickly crossed into J&K. J&K was peaceful, safe also, and it was like a heaven. और वो फिर along this track to Kठुआ पार फिर चल गया। But while going through, they told the, किसी ने कुछ रिलेशन भी थे हमारे, किसी ने पूछा कि वो चाची नहीं आई, तो आंसू आए, क्यों कन्वर्ट कर? मुस्लिम राइट्स से उस इलाके में गए। बेटी नहीं आई, छोटी 15 साल वाली, वो नहीं आई, मुँह में छलांग लगा, वो नहीं आई दरिया में। ये सब सुना जब उन्होंने, तो सिर्फ बूढ़े बूढ़े आने दिए उन्होंने, और या कोई छोटा मोटा उन्होंने बच्चे भी मार दिए। वो तो अगर आप मुजफ्फर अब्बास की कहानी की लिखी हुई फोटो भी किसी ने दे के रखे हुए हैं कि इस तरह से जब बच्चे सड़कों के आगे, मारने के लिए भी सड़कों के आगे गाड़ियों के नीचे मारे बहुओं को, पाकिस्तान ने किया है, अंग्रेज़ों ने करवाया है। इस प्लान में अंग्रेज 100%। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए समझना। पर मैंने कहीं पढ़ा है कि जो जम्मू कश्मीर आर्मी थी, वो जो मुस्लिम्स जो आ रहे थे पाकिस्तान से, यहाँ लोकल थे, उनको प्रोटेक्ट कर रही थी, और वो उनको एस्कॉर्ट करती थी टुवर्ड्स रेस्ट ऑफ इंडिया। एक्चुअली कोई इंसिडेंट बताते हैं सांबे के पास हुआ था कुछ? हाँ, वो तो थ्रू ऐसा हुआ है, कई इंसिडेंट हुए हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली
हमारे जो 50% तीन पलटन है, 50% मुसलमान, 50% डोगरा, वही मुसलमान भी डोगरा। हमारे तो डोगरा कॉन्सेप्ट जो है पूरा जम्मू, इररिस्पेक्टिव किसी भी रिलीजन का हो, कोई रिलीजन, डोगरा सिख, सिख even Christian भी कॉल है डोगरा, and he can enter into the service as a डोगरा, को डोगरा सर्टिफिकेट मिलता था, कंसेशन मिलती थी, इंडियन आर्मी में मिलती थी। तो उसमें ये हुआ कि 3 पलटनें हमारी, सेकंड जो वेरीपत्तन नौशहरा में थी, उसके बाद 4th जो मुजफ्फराबाद, कोहाला और कुछ बैक अप टू तिथवाल, और 6th जो गिलगित बल्तिस्तान लद्दाख, उस 400 मील में, ये 100 में थे, वो 300-400 मील में, उसमें यंग सिख रिक्रूटर भी पूरी करके भेजे, कहीं फायर में वो मार दिया मैंने, सेकंड में नौशहरा में मार दिया, 4th वाले वहाँ से हुए मार दिए। इसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर डोगरा फोर्स ने बचा लिया। आपको पता है कि जब ये हुआ फिर भी हमें क्रेडिट नहीं मिला कोई। मैं श्रीनगर में था, क्यों नहीं मिला क्रेडिट? ये बात बहुत ज़रूरी समझने के लिए, और डोगरा को समझाने वाली है जो पता ही नहीं है कि क्यों शेख और नेहरू, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जिस फोर्स कमांडर थे, और उनकी बटालियन जो मुस्लिम काटे जा रहे थे, कभी सवाल नहीं उठाया। आपको पता 1990 men and officers, including 19 officers, were killed। 6,000 में 2,000 मार गए। ये तो वर्ल्ड में कहीं ऐसा हुआ ही नहीं है। ये किताब, ये ऑपरेशन मिनिस्टर में लिखो। और ये किल्ड है कि एक वुंडेड अलग है इसके अलावा? ये हैं किल्ड और मिसिंग, वुंडेड अलग। तो इस सूरत में भी जम्मू कश्मीर बचा लिया उन्होंने, लेकिन क्रेडिट नहीं मिला हमें। क्रेडिट क्यों नहीं मिला? कि अगर आप, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है समझने की और समझाने की, ये क्रेडिट दिया कि जम्मू कश्मीर रेजिमेंट ने बचाया है, डोगरा फोर्स महाराजा हरि सिंह जी ने बचाया, तो महाराजा हरि सिंह रिजाइन कैसे करते? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह पर तो साइटेशन ही नहीं बनी, वो 2 साल के बाद जाके उनको सीज फायर के बाद कहीं जाके बनी। और आपको ये भी पता है कि 31 दिसंबर को जब सीज फायर हुआ, 49 को फौजें कुछ बाहर जानी थी, और फैसला ये हुआ था कि JNK की फोर्सेस रह सकती हैं, इन एडिशन टू मिनिमम इंडियन आर्मी and absolutely minimum Pakistan army. This is as per the UN resolution. Plebiscite. So plebiscite. JNK की आर्मी को पूरी आर्मी अलाउड थी, लेकिन बावजूद इसके शेख अब्दुल्ला ने नेहरू को कहकर पूरी रेजिमेंट निकाल दी बाहर, और 3 पलटनें डिसबैंड करवा दी, पर 51 में डिसबैंड हो गई, और सेंटर भी निकाला, और वो चला गया उधर बाद में ग्वालियर फिर जबलपुर। ये हालत हुआ है। जिस रेजिमेंट ने बचाया JNK को, उसको नाम नहीं मिला, और उनको फिर निकाल दिया, साथ 1/3 इमीडिएटली डिसबैंड कर दिया, सेंटर भी निकाल दिया ताकि एक आदमी इनको भर्ती भी ना मिलने करने को। एंड फाइनली they thought now कि ये रेजिमेंट डिसबैंड हो जाएगी, क्योंकि इंडिया की पॉलिसी थी वो स्टेट फोर्सेस की रेजिमेंट उन्होंने नहीं दी, तो उनका खत्म हो गया। तो ये अगर वो स्टेट फोर्सेस रह जाती तो महाराजा को एग्जाइल करना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता। अब अंदाजा लगाओ, ये डोंट यू थिंक कि ये डोगरास की तो छोड़ो, ये जो
हुक्मरान थे, इज इट एनीवेयर जस्टिफाइड? वो रेजिमेंट 2000 मरवा दिए वो इस कश्मीर को बचाने के लिए। कश्मीर में कोई ऐसे बोलते कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। एयरपोर्ट हमारे पास था, बारामूला में थोड़ा नुकसान हुआ, वो भी तो अंग्रेज़ों ने जान के करवाया। 2 दिन वो फ्लाई नहीं करने से पहले जाओ, दस्तखत कराओ, ये कराओ, वो कराओ, ये माउंटबेटन करवा रहा था। बल्कि जब नेहरू ने कहा वो आ गए हैं, कौन आया है, वो श्रीनगर पहुंचे, वो होंगे कहीं रेडर, नाम दे दिया रेडर, कवाली बोल दिया ना कि नाम रेडर पड़ गया। पाकिस्तान नाम ही नहीं बोला। अभी लेटेस्ट मैं बताता हूँ आपको, कल बीपी मलिक हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जिन्होंने करगिल की बात जीती थी, और उन्होंने बताया था प्रेस को भी, गवर्नमेंट को भी, अटल बिहारी वाजपेयी को भी, कि ये मुजाहिदीन पाकिस्तान में नहीं थे, ये रेगुलर आर्मी थी पाकिस्तान की करगिल के ऊपर, तो वो मुजाहिदीन बोले जा रहे हैं, आज तक मुजाहिदीन बोले जा रहे हैं। कि उनके तो एंट्री कार्ड देखे थे हमने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सोल्जर्स के। उसमें मुजाहिदीन बोल रहे हैं कि मुजाहिदीन थे, और कल परसों कुछ ब्रीफिंग हुई अमेरिका जगह, वो मुजाहिदीन बोलते थे, ये बताने के लिए कि जो इंडियन आर्मी ने करगिल वार जीता था वो हमारी कोई रेगुलर फोर्स तो बोले ऐसे ही थे मुजाहिदीन। ये आज तक हो रहा है, और उन्होंने इतराज़ जारी किया है कि इसका वर्ल्ड क्लास प्रोटेस्ट होनी चाहिए, इसका इलाज होना चाहिए। कल बोला है, कल पेपर, कल प्रेस में है, तो मैंने उसका आज जवाब दिया है। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही हुआ हमारे साथ 100%, पर ये हुआ था हमारे साथ 47 में, पर इंडियन आर्मी ने सीखा कुछ नहीं। और जबकि जो उनके कमांडर थे मेजर जनरल अकबर खान, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि माना हुआ है, खुद लिखा है कि भाई मैं अपनी पाकिस्तानी आर्मी लेके गया था, और अभी तक भी हर रेफरेंस में रेडर्स बोल रहे हैं। ये तो बकवास है, वो तो इन्वेडर थे। मैंने तब भी बोला था कि ये पाकिस्तानी रेडर नहीं, पाकिस्तानी इन्वेडर थे। तो ये जो डिसीजन लिया यूएन में जाने का, ये तो चैप्टर 7 में लेना चाहिए था एज इन्वेडर्स एंड नॉट एज चैप्टर 6 के डिस्प्यूट। मुझे तो ये गलती कैसे होगी नेहरू जी से? गलती नहीं हुई, ये प्लान था, इसीलिए तो माउंटबेटन में बता रहा हूँ कि ठहरा हुआ था, और पूरा वेर विदाल के ठहरा हुआ था। आपको ये भी पता है कि उन्होंने प्लानिंग इतनी ज़बरदस्त की हुई थी कि जब पार्टीशन हुई 15 अगस्त के करीब, तो सारे जम्मू कश्मीर रियासत के मैप्स पाकिस्तान को भेज दिए। हमारे पास तो मैप ही नहीं था। कितनी प्लानिंग इन डेप्थ। उसकी बड़ी वजह ये है कि इंडियन आर्मी को उन्होंने 47 तक खास, और उसके बाद भी 1 साल 2 साल जब तक पाकिस्तान बन नहीं गया, एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो गया, जम्मू कश्मीर का जितना भी हिस्सा बचा के देना था दे, तब तक उन्होंने इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को कोई जिम्मेवारी बड़ी नहीं की, वो अपने पास ही रखी हुई थी। ये कभी सोचने की बात है, तभी हमारे पास कोई कमांडर ही नहीं था। तो ये भी बिकॉज नेहरू मस्ट हैव अलाउड इट, देन इट कुड हैपन। यस, वो भी आपने स्टोरी सुनी होगी ना कि नाथू सिंह जी बुलाया नेहरू जी ने सबको और बोला भाई सिंस वी डोंट हैव ए experienced general to take over as an army chief, I have retained the Indian Army, the British as an army chief, navy chief and air force. तो उन्होंने बोला था कि सर then we don't have experienced prime minister as well. बस हो गई। उन्होंने कहा देना You take over. You take over. He said no, here is the senior to me. ये हमारी ये इथॉस है हमारे ऑफिसर्स की, दिस इज इंडियन आर्मी। तो मेरा मतलब कहने का, ये नेहरू वगैरह को कुछ एक्सपीरियंस था नहीं। ठीक है, नेहरू कुछ काम उन्होंने उसने भी किए होंगे, पढ़ा लिखा आदमी था, वेल इन्फॉर्म्ड था, लेकिन इंडिया को बहुत नुकसान करके
बट ये जो यूएन जाने का डिसीजन था, जैसे अपना वो तो मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया पाकिस्तान, वो तो इसमें मैं भी सर्व कर चुका हूँ। माउंटबेटन कर्सी दैट वाज डिसीजन फ्रॉम द ब्रिटिश, उनके ऊपर थोपा था। पर उनको नेहरू को ये बताने की कोशिश की थी भाई आप वर्ल्ड लेवल स्टेट्समैन बन जाओगे अगर आप इस किस्म के डिसीजन लोगे। और उसमें आई थिंक उन्होंने इंडियन आर्मी को भी रोका। इंडियन आर्मी जाके सारा कैप्चर कर लेती वापस से। स्पेशली अगर आप देखें मुजफ्फराबाद की तरफ देखें, पुंछ में देखें, तो इन सबको इंडियन आर्मी को अलाउ नहीं किया गया आगे जाने का। और अगर जोजिला की तरफ आए तो नीचे कोई ट्रुप्स थे ही नहीं। इंडियन आर्मी ने जस्ट वॉक ओवर करना था, पूरा गिलगित बाल्टिस्तान इंडिया का हिस्सा हो जाना था। तो उनको रोक दिया गया बिकॉज शेख के कहने पे। अब बल्कि आपको पता ही है कि जब मीरपुर में पूरा मीरपुर 25-30 हज़ार 40 हज़ार रेफ्यूजी के साथ इंतजार कर रहा था कि इंडियन आर्मी रांझे का फ्यूजी पैरा ब्रिगेड नौशहरा पहुंच गया था धर्मशाला के बाद, क्या 20 से 25-30 किलोमीटर जाने नहीं रोक लिया। नेहरू ने रोका, शेख ने रुकवाया। वो इसलिए रुकवाया, ये अंग्रेज़ों की चालाकी थी कि मीरपुर चला जाता तो उनका फ्यूचर आर्मी हेडक्वार्टर इस्लामाबाद तो 30-40 किलोमीटर एक मीडियम हैवी गन के अंदर आ गया। उसके स्ट्रेटेजिक डेप्थ खत्म हो गई पाकिस्तान का। बहुत खतरनाक। इस वास्ते ये अंग्रेज अपने आप में एक अपनी ड्यूटी समझते थे कि हम सेफ छोड़ें पाकिस्तान को, और सेफ्टी के लिए जम्मू कश्मीर उन्होंने दे दी। लेकिन महाराजा हरि सिंह और मेजर राजेंद्र सिंह ने बचा ली, पता नहीं किस तरीके से। और शेख अब्दुल्ला का था कि अगर वो हिस्सा वापस आ जाता तो वहाँ के मुसलमान जो थे वो शेख अब्दुल्ला को अपने लीडर नहीं वो मानते। भी है उसको प्रॉब्लम, इसलिए उसने कोई कोशिश भी नहीं की। शायद उसी ने करवाया भी होगा कि ठीक है इधर ठीक है। वैली के मुस्लिम्स उसके अंडर हैं तो वो वैली तक ही उसको सीमाओं को रखा जाए। इसीलिए अभी भी मुसीबत है। और अभी देखो जो POJ के मुस्लिम हैं वो कौन से सुखी है पाकिस्तान में, और जो वहाँ के हिंदू हैं वो कौन से सुखी है यहाँ पर। ये ना पाकिस्तान ने सोचा ना इंडिया ने सोचा कि ये जो POJ के बेल्ट है ये तो एक ब्लडी बेल्ट है, कोई भी सेफ नहीं। पाकिस्तानी आते हैं वो उनको तंग करते हैं, हम भी उनको वहाँ से जो चीज़ निकलती है हम उसको स्ट्राइक एयर स्ट्राइक भी करते हैं, वो ग्राउंड स्ट्राइक भी करते हैं। हालात ख़राब हैं, पता नहीं कैसे। तो सर अभी आई थिंक लास्ट में आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। ये तो 1931 में जो राइट्स हुए थे कश्मीर में, श्रीनगर में, और उसमें बहुत सारे हिंदूज पंडित्स का मैसेकर हुआ था, इसका पूरा डिटेल में बताइए कैसे स्टार्ट हुआ, फिर कैसे कैसे महाराजा ने इसको कंट्रोल किया, और कैसे कैसे गलत धारणाएं फैला दी गई कि उस दिन जो लोग मरे, स्पेशली द मुस्लिम्स एंड द जो पुलिस वाले थोड़े लोग जो मरे, उन मार्टियर्स डे बना दिया उनको, मरने वालों को। और आई थिंक जो जेल राइट्स हुए थे और जो पुलिस की गोली चली और मुस्लिम्स मारे गए, और वो अभी 2022 तक वो छुट्टी मनाई जाती थी 13 जुलाई की, मार्टियर्स डे, और अभी वो उसको करेक्ट किया गया है। तो ये इतने साल कैसे तमाशा चल गया, एक गलत नैरेटिव कैसे चल गया? ये भी 100% अंग्रेजों का खेल। 1931 इज क्रिएशन ऑफ द ब्रिटिश। शेख वाज यूज्ड एज ए टूल, एंड शेख ने भी सोचा मैं लाइमलाइट में आ जाऊंगा, चलो, और उससे ऐसा बीज बोया एंटी डोगरा, एंटी हिंदू, इंडिया हिंदू मुस्लिम का JNK में परमानेंट प्रॉब्लम बढ़ा दिया। और वही जाके फिर 47 में अंग्रेज़ों ने एक्सप्लॉइट किया बाई रेडर कॉन्सेप्ट, वो भी हमने कामयाब नहीं होने दिया। 1931 की कहानी ये है कि द मोमेंट महाराजा हरि सिंह सेड टू द ब्रिटिश इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन कि आप तो मजे करते हो, आज़ाद मुल्क है, अभी हमें भी आज़ाद रहने दो, हमें भी अपना मजे लेने दो, एंड दैट हमारा हक है। तो अंग्रेज़ों ने फैसला कर लिया कि ही मस्ट बी रिमूव्ड। इमीडिएटली
वो जनवरी फरवरी में ख़त्म हुआ, तो मार्च में अप्रैल में इधर आके वो एक अफसर आया उनका, और ब्रिटिश रेजिडेंट था, ब्रिटिश का उनका एक कुक था, वो अब्दुल कादर। कादर। और कादर को, वो तो बड़ा ज़बरदस्त खतरनाक स्पीकर था, उससे वहाँ पर लोकल स्पीचेस करवाई और उनका पॉइंट आउट करा, वो पैलेस आग जला के रख दो, डोगरस को निकालो। वो वहीं से आस्ता आस्ता बाद में कुछ, उसको फिर इम्प्रेजन कर लिया गया ना सर। हाँ, उसके ऊपर जब मुकदमा चला गया तो उसके ऊपर राइट्स हुए। हाँ, उसमें क्या हुआ कि जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तो जो डिप्टी कमिश्नर था वो कुछ उसको फॉरेनर थे, कुछ बाहर के थे, डोगरे नहीं थे हाकुम, उन्होंने फैसला किया कि फायर करना पड़ेगा। क्यों कि जब वो कादर पकड़ा गया तो उन्होंने कहा मुकदमा उन्होंने कहा बाहर सेफ नहीं है, तो जेल, सेंट्रल जेल में स्पेशल प्रोविजन किया गया। तो अंग्रेज़ों ने शेख के आदमियों के थ्रू, तब तक ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, तो उनको बोला कि आप इसको संभालो, हमला कर दो, गेट के तोड़ दो, गेट अंदर जो जहाँ वो केस चल रहा है वो उसकी अदालत में बनाई हुई थी। जब उसने ये किया तो पुलिस फोर्स ने हमारी आर्मी की बुलाई कि आउट ऑफ कंट्रोल होगा, तो फायर हुआ, उसमें 15-20 आदमी मारे गए। वो इन्होंने शहीद बना दिए, मार्टिर बना दिए कि अंग्रेज भी उनके साथ थे। कश्मीरी पंडितों की, औरतों की इज्जत लूटी, उनके घर लूटे, उनकी दुकानें लूटी, सामान लूट लिया, कुछ आग भी। और फिर ये, मैं उस वक्त तो मीरपुर में था, ये 31 मार्च में, मैं उसमें 3-4 साल का था। बत्ती बाद में वो लोग आते रहे पंजाब से, 10,000 आदमी मीरपुर को डराने के लिए कि तुम्हारी हालत भी हम यही करेंगे, जो कश्मीर में हो रहा है, भाग जाओ हिंदुओं, भाग जाओ। तब से शुरू हुआ है ये, 31 से मैंने देखा हुआ है समाज चाहिए। तो ये सब पॉलिसी अंग्रेजों की थी, उस वक्त पंजाब अंग्रेजों का नहीं थे। 10,000 आदमी अंग्रेजों ने भाई प्लान की हुई थी। शेख का कहाँ कंट्रोल था पंजाब में, मुसलमानों का कहाँ वो कंट्रोल, अंग्रेजों ने करवाया था। ये लोगों को पता नहीं है। I don't blame Muslims on this, और I don't even blame शेख purely on this, क्योंकि वो पपेट बन गया। और पर उसमें कम से कम सोचना चाहिए था कि कम्युनल हार्मनी जिसको बाद में उसने अडॉप्ट की, इसका मतलब उसकी समझ आई, तभी उसने चेंज किया फ्रॉम मुस्लिम टू नेशनल। तो उस वक्त क्यों गलती करती? बीज बोने वाले अंग्रेज हैं, पानी देने वाला शेख है, और वो पौधा चल रहा है अभी। और अभी हम डोगरे इसको क्या कर सकते हैं सर? कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके, कि अभी सबको अंडू करने के लिए, आज जब आर्टिकल 370 चला गया है, आज हमारी वॉइस है, हम क्या कर सकते हैं सर? आई एम वेरी क्लियर, जो कुछ भी है ये जम्मू कश्मीर रियासत डोगरास ने बनाई थी, और ये कंप्लीट हुई थी 1846 में। वो भी बाई हिस्टोरिकल फैक्ट्स हुआ, हमने अटैक नहीं किया। अंग्रेज़ों को पंजाब की वजह से मिल गई क्योंकि पैसे नहीं थे उनके पास। हमें वो एक किस्म का जुर्माना देना पड़ा, साथ दोस्ती का, तो पैसा भी नहीं था, कुछ तो दिया, कुछ उधारा लिया, 3 साल देते रहे। एक तो सिखों के पंजाब के कर्जा हमने दे के उनको बचाया, और सबसे डिफिकल्ट एरिया जो उनसे भी कंट्रोल नहीं हुआ वो हमें मिल गया, उसको संभालना पड़ा। बड़ी कैजुअल्टी हुई, हमारा गवर्नर मार दिया उन्होंने, डोगरा। इसके बावजूद 1900 बाद में ये 31 की वजह से जो चल रहा था वो डोगरों ने ही कंट्रोल किया, और कोई नहीं कर पाया।
सिख भी नहीं कर पाए। और जो हालत अफगानों ने की थी वो तो रोकते हैं अभी तक। और सिखों के टाइम भी डोगरों की हुकूमत अच्छी थी, लेकिन इन्होंने जानबूझ के बदनाम करने के लिए हमें, हमारे पर, हमने कुछ नहीं किया। मैं उस आर्मी में था, मैंने सारी कहानी पढ़ी है। कोई कभी किसी को नहीं, डोगरों ने किसी को कहता था। ये मैं कहता हूँ उसी की सजा कश्मीरियों को अभी भी मिल रही है। कोई जीवन थोड़ा है उनका, दे आर नॉट लिविंग नॉर्मल लाइफ। वो 70% लोग तो अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो इस वास्ते मैं अभी ये समझता हूँ कि डोगरा के पास वो अथॉरिटी नहीं रही, और इस वास्ते उनको अभी अलग कर देना चाहिए। डोगरा को अपना रियासत दे दो, कश्मीरियों को अपनी रियासत दे दो, या यूटी बना दो, ले कोई बना दो लद्दाख को। पर हमें, हमारा कोई कसूर नहीं है, हमने सफ़र किया है। तो आप चाहते हैं कि डोगरास को अलग से स्टेट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन जाए? हाँ, जम्मू स्टेट विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड साथ में आर्टिकल 371 मिल जाए। हाँ, उससे क्या होगा कि लद्दाख के लिए भी जैसे पहले था, और कश्मीर के लिए भी, बल्कि हो सकता है गिलगित बल्तिस्तान के लिए जम्मू दोबारा सेफ बेस मिल जाएगा, और यहीं से हम ये तीनों स्टेटें करेक्टली कंट्रोल करेंगे। दैट इज द फ्यूचर, दैट इज द So as per you, there should be a separate Jammu, separate Kashmir and separate Ladakh. तीनों सेपरेट। तो जो हमारे नेशनल लेवल के जो रिसर्चर्स हैं, एनालिस्ट हैं, वो नहीं मानते। वो सोचते हैं अगर कश्मीर अलग हो जाएगा तो विल बी गिविंग इट आउट टू देम ऑन अ प्लेटर, विच मे नॉट बी करेक्ट, मे बी करेक्ट, वो खैर टाइम बताएगा। परंतु अभी के लिए हम चलते हैं। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। आज आपने बहुत सारी बातें सुनी जनरल गोवर्धन सिंह की जुबानी, और ये जो इनकी आप बीती है, इनका पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। रादर ही इज़ द प्राइमरी सोर्स फॉर रियल गुड रिसर्चर। अगर कोई करना चाहता है तो वो इनसे आके मिल सकता है। थैंक यू गाइस वेरी मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय डोगरा।